हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ अजय कुमार मीना जीपीसी कॉलोनी से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी यानी कृष्ण का। ब्लैक बॉडी से मतलब हम समझ सकते हैं कि ऐसी वस्तु जो पूरी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो विकिरण होती है वो यदि किसी पिंड पर हम उसको आपतित करते तो उसके साथ क्या क्या घटना होती है वो हमें आज पढ़ना है। जैसे जब किसी पिंड पर हम ऊष्मीय विकिरण आपतित करते हैं तो इस विकिरण का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और जो बचा हुआ भाग है वो पारगमित हो जाता है। अर्थात जो पिंड पर आपतित ऊष्मीय विकिरण की जो मात्रा Q है, यहाँ पर जो लिख रखा है Q है, तथा अवशोषित परावर्तित एवं पारगमित विकिरण की जो मात्रा है QA, QR, QT है, तो उनका जो टोटल होता है वो Q होता है। यानी कोई Q विकिरण आपतित हो रहा है तो इन तीनों में वो डिवाइड हो जाता है। यानी वो अवशोषित विकिरण में, परावर्तित विकिरण में और पारगमित विकिरण में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी एक कुल जो विकिरण है उसकी मात्रा को हम एक मानते हैं, वो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है A, R और T। यानी उसकी अवशोषण क्षमता से, उसकी परावर्तन क्षमता और पारगमन क्षमता से। यदि किसी पिंड के लिए अवशोषण क्षमता, परावर्तन क्षमता और पारगमन क्षमता का योग 1 होता है, नॉर्मली किसी भी पिंड के लिए जो अवशोषण क्षमता A है, परावर्तन क्षमता R है और पारगमन क्षमता T है, इनका सदैव योग 1 होता है। लेकिन यदि कोई ऐसा पिंड हो जिस पर आपतित समस्त विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, यानी इस स्थिति में R बराबर 0 हो और T बराबर 0 हो, तो क्या होता है, A बराबर 1 हो जाता है। मतलब ये समझ सकते हैं जब कोई वस्तु है तो परावर्तित होती है, अवशोषित होती है और पारगमित हो जाती है। लेकिन ये दोनों फिनोमेना उसमें ना होती हुई नहीं, दोनों घटना उसमें ना हो रही हो, सिर्फ ये वाली घटना ही हो रही हो, वहाँ नहीं अवशोषित हो रही है। तो इस तरह की जो वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं, कृष्णिका वस्तु। यानी कोई वस्तु अपने ऊपर आपकी समस्त विकिरणों को प्रभावित कर दे तो इस स्थिति में A बराबर T बराबर 0 हो जाएगा, R बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन कोई वस्तु जो अपने ऊपर पूरी आपतित विकिरण को अवशोषित कर लेती है तो इस स्थिति में R बराबर और T बराबर 0 होगा और A बराबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह की जो वस्तु होती है वो क्या कहती है, अपनी कृष्णिका वस्तु या ब्लैक बॉडी वस्तु। तो हम इसको समझ सकते हैं कि ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंग दैर्घ्यों के संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। साधारणतः जो ऐसी वस्तु होती है वो काली वस्तुएं होती है, लेकिन सभी जो भी काली वस्तुएं वो पूरी आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होती, यानी पूर्णतः वो ब्लैक बॉडी नहीं होती। यानी किसी को जो भी वस्तु काली वस्तु है तो पूर्णतः 100% वो एब्जॉर्ब विकिरण को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, यानी उसकी जो अवशोषण क्षमता है वो 100% नहीं होती है। लेकिन हम मानते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जो हम ऐसी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं जो 100% अवशोषक क्षमता रखता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेरी की आइडियल ब्लैक बॉडी। यानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक जो फेरी के द्वारा एक ब्लैक बॉडी बनाई गई है जिसकी अवशोषण क्षमता 100% होती है। तो उसको समझेंगे डिटेल में कि किस तरह की ये होती है। इसमें क्या हम डबल लेयर वाली दीवार बनाते हैं जो खोखला गोलाकार कोष्ठ की होती है। 2 दीवार है जो उसमें बीच में खोखला एरिया है, ये निर्वातित होता है, इसमें कोई एयर नहीं आता है, कोई मीडियम नहीं होता है, ये निर्वात होती है। इसके अंदर की दीवारें प्लेटिनम कालिक की पुती होती है। इसकी जो दीवारें हैं इन दोनों की वो प्लेटिनम कालिक की पुती होती है, पूर्णतः काली की होती है। दीवार के जो मध्य स्थान में वो निर्वात होता है, जिससे इसमें इनके मध्य यदि कोई विकिरण आती है तो उसमें क्या होता है, चालन या संवहन नहीं हो सकता है। जो हमने
लास्ट टॉपिक में पढ़ा था चालन, संवहन और विकिरण के बारे में। उस तरह से इनमें जो चालन और संवहन है उनके उससे उनकी जो विकिरण की ऊष्मा है उसमें कोई हानि ना हो, यानी वो पूरी इस पर एब्जॉर्ब हो जाए। खोले कि एक और बहुत यानी भारी यहाँ पर एक रोक चट्टान से बना हुआ एक शंकु होता है प्रिज्म फॉर्म में, जिसका व्यास शंकु की तरह में दिखा जाता है, यानी कि जो व्यास है उसके आगे शंकु की आकृति होती है प्रिज्म की तरह। ठीक है, तो जब इसे तरंग दैर्ध्य का विकिरण छिद्र के अंदर इस छिद्र में प्रवेश करता है तो ये विकिरण कोष्ठ की भीतरी दीवारों में बार बार परिवर्तित होकर, जैसे यहाँ से है तो बार बार ये परिवर्तित होके इसी के अंदर रह जाती है और बाहर नहीं निकलती है, यानी ये विकिरण भीतरी दीवारों में ही बार बार परिवर्तित होकर अंत में अवशोषित हो जाती है, जो कि शंकु आकृति के कारण होता है। कि शंकु किस तरह से आकृति होती है कि वो यहाँ पर अवशोषित करेगा, यहाँ पर टक्कर करेगा तो वापस वो इधर आ जाएगा, इधर टक्कर करेगा तो वापस बाहर चल जाएगा, यानी वो विकिरण को बाहर जाने नहीं देगा। शंकु आकृति की जो रचना है किसी विकिरण को परावर्तन से के द्वारा छिद्र से बाहर जाने नहीं देती है। इस प्रकार ये कृष्ण का सभी आपतित तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। तो इस तरह की ये जो वस्तु है वो है हमारी ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी से उससे विकिरणों का जो यदि हम स्पेक्ट्रम ऊर्जा वितरण बनाया उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, यदि वो बनाते हैं और उसकी क्या क्या विशेषता होती है, तो वो हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें यह है कि जैसे जो इस ग्राफ में प्लॉट किया गया है कि कोई भी जो ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित विकिरणों का यदि हम स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र बनाए तो वो अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग शो करता है। फर्स्ट में है कि इनके लिए 3-4 विशेषता होती है। जो फर्स्ट जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसका वो एक तरह से कंटिन्यूस है, यानी प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है उनमें। यानी जो प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्ध्य, यानी किसी ताप पर जो प्रत्येक तरंग दैर्ध्य का विकिरण है, यानी इस ताप पर जो विकिरण है उसकी जो उत्सर्जन की मात्रा होती है वो अलग तरंग दैर्ध्य के लिए अलग अलग हो सकती है। यानी दूसरे जैसे ये लैम्डा m मान लिया, लैम्डा 2 ये होगी, तो इसका इस टेम्परेचर पे जो इसकी उत्सर्जन क्षमता है वो अलग अलग हो सकती है। ताप वृद्धि से प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य के जो विकिरणों की मात्रा वो उसमें भी इंक्रीज अलग अलग तरह से हो सकता है। तीसरा है किसी एक ताप पर तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता जो ई लैम्डा है हमारी ये का मान पहले बढ़ता है, फिर विशिष्ट तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम पर जो यानी ये जो हमारी लैम्डा तरंग दैर्ध्य मानते हैं इसको इस टेम्परेचर पर कम करते हैं जो मैक्सिमम हो जाती है, फिर उसके बाद वो वापस घटती है, उस तरंग दैर्ध्य का मान दोबारा वापस घटता है। और फिर चौथा है जो अधिकतम उच्चतम उत्सर्जन क्षमता है ई लैम्डा एम का जो मान है वो लैम्डा एम के मान का वृद्धि के साथ लघु तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है, अर्थात लैम्डा एम का मान कृष्णिका के परमताप के विक्रमानुपाती होता है, या लैम्डा एम का टी का जो गुणनफल है वो नियत होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ई लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी ये हो गया ई लैम्डा एम टी बराबर कांस्टेंट, यानी दोनों का जो वैल्यू आएगी वो एक तरह से कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे थे ब्लैक बॉडी और उसका एंड जो उत्सर्जित विकिरणों का जो स्पेक्ट्रम में डिस्ट्रीब्यूशन था, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, वो इस हम ग्राफ से समझ सकते हैं। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक था ब्लैक बॉडी वो ये खत्म हुआ। ओके, थैंक यू।